हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूँ फिजिक्स के ऐसे कंसेप्ट, ऐसे टॉपिक्स जिसमें से और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें से क्वेश्चंस लगभग बनते ही हैं। ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस का बनना लगभग तय रहता है। ये कॉमन कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स सब टॉपिक्स होते हैं जिनमें से लगभग वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस बना चुका हूँ जो आप वीडियो देख चुके होंगे। उसी तरह से फिजिक्स सेक्शन के लिए भी मैं 50 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। First is a student observed the reflection of light from different types of spherical mirrors and made the following statements। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चंस पढ़ें उससे पहले आप देख लीजिए स्पेसिफिक किसके बारे में बात कर रखी है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, स्टूडेंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, किसमें अलग अलग स्फेरिकल मिरर यूज किए उसने। अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म, उसने क्या क्या स्टेटमेंट निकाले। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ मैग्नेटिक magnified and real image of an object. A convex mirror can only form a virtual image of an object. The magnification produced by a concave mirror can be negative. इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट है कौन कौन से। फर्स्ट, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइन, तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, रियल इमेज बना सकता है। बिल्कुल, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनते हैं ज्यादातर। ठीक है, खाली फोकस एंड पोल के बीच में हम रखेंगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। बाकी सारे सारे कैसे बनते हैं, रियल इमेज बनते हैं। और क्या मैग्नीफाइड बन सकता है, यस बिल्कुल मैग्नीफाइड बनता ही है। ठीक है, सी के बाद मतलब सी और एफ के बीच में रखो, उसके बाद वो क्या बनता है, उसके बाद मैग्नीफाइड बनता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अ कन्वेक्स मिरर कैन ओनली फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है कि कॉन्वेक्स मिरर होगा वो ऑलवेज क्या करेगा, वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर कैन बी नेगेटिव। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब ये जो इमेज इन्वर्टेड होगी, ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो ये जो होगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर कैन बी नेगेटिव, यस इट कैन बी नेगेटिव। तो ये भी करेक्ट है, मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हम रखेंगे सी वाला, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। योर ट्रू आंसर वुड बी सी। नाउ choose the correct option from the below which explains the reason for us to perceive the dry day sky as a blue। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस। इसमें से हमें एक्सप्लेन, कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है, हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन है जो उसको क्या कर रहा है, बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट है as sunlight passes through the atmosphere shorter wavelengths such as blue are scattered more than other class। ये तो करेक्ट ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, सेकंड क्या है, all colors are scattered equally। नहीं, ये गलत है। सारे कलर्स जो होंगे वो एक जैसे स्कैटर नहीं होंगे, इक्वली स्कैटर नहीं होंगे। ऐसा होता तो हमें कैसा दिखता, स्काई व्हाइट नजर आता। ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ्स लाइक रेड एंड ऑरेंज स्कैटरिंग मोर। नहीं, देखिए जब व्हाइट लाइट एनवायरमेंट में जब एंटर करती है तो देखिए ये हो गया विबग्योर। तो ये है, ये जो लाइट है वो है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से, लॉन्गर वेवलेंथ की। और ये जो है ये ऊपर की, ये मतलब ऊपर से नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट से, शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है। ठीक है, जैसे वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ये ज्यादा स्कैटर करेगी। जबकि यहां क्या दे रखा है, ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड एंड ऑरेंज स्कैटरिंग मोर। नहीं, ये ज्यादा स्कैटर नहीं करती, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ज्यादा स्कैटर नहीं करती है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स। नहीं, एटमॉस्फेयर में कोई ब्लू कलर के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर, गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है कि जैसे ही सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर क्लास। तो अदर कलर्स, तो ये जो होगी ना, ये कलर ज्यादा क्या हो रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये वॉयलेट है वो तो इंडिगो से भी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का है, ब्लू से ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का है, तो क्यों हमें ब्लू नजर आता है, वॉयलेट इंडिगो नजर क्यों नहीं आता। क्योंकि देखिए जो एक तो सबसे पहली चीज ये होती है कि सनलाइट जो होती है वो इमिट्स करती है ब्लू लाइट ज्यादा, ये वॉयलेट इंडिगो से ज्यादा ब्लू लाइट को इमिट करती है। फर्स्ट। सेकेंड चीज, हमारी जो आंखें हैं वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, वॉयलेट इंडिगो के। दैट इज द रीजन। और ज्यादातर ये होता है वॉयलेट इंडिगो जो होता है वो ऊपर ऊपर जो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमारे तक उतनी पहुंच भी नहीं पाती। दैट इज द रीजन हमें क्या नजर आती है, ब्लू ही नजर आता है चारों, क्योंकि ब्लू सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने तीन रीजन बताए वॉयलेट इंडिगो क्यों हमें नजर नहीं आता। फाइन, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग। असर्शन इज सेइंग, मतलब ये असर्शन रीजनिंग आपको आइडिया तो होगा कि दोनों में से असर्शन और रीजन है, ये कोई स्टेटमेंट है उसका ये रीजन दे रखा है। अब दोनों में से आपको देखना है कौन सा ट्रू है फर्स्ट, क्योंकि आपके चार ऑप्शंस दे रखे होंगे
कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और आर इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है बी वाला, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर ये जो रीजन है वो इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है या ट्रूली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ये सही है, ये गलत है, और चौथा ऑप्शन है आपका ये सही है और ये गलत है। तो आपको पहले देखना है कि क्या कह रहा है। असर्शन स्टेटमेंट इज सेइंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखेंगे आप कि देखिएगा फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना दे रखा, कितना डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मींस आपको पता होना चाहिए, इफ सपोज ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में कहां पे रखा है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर इसका फोकस यहाँ पे है, ये रहा, तो इमेज का रख रखी, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का यानी फोकल लेंथ जो दे रखी है कितनी दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर, और इमेज ऑप्टिकल सेंटर जो आपका ये लेंस दे रखा है, लेंस जो रखा है ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, मींस ये इसके अंदर रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा तब कॉन्वेक्स लेंस एक एक्सेप्शनल इमेज बनाता है। हमने चैप्टर्स में पढ़ रखा है ये, तो कौन सा इमेज बनाएगा, वो बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारी इमेजेस से कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, बट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर इमेज रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, तो ये कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। ये आपका करेक्ट है, ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या कह रहा है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज। करेक्ट है, कि जब यहां रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। सही है, इट मींस जो ए है वो भी सही है, जो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन है वो इसको क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ए। तो राइट आंसर वुड बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion is saying a convex lens always produces a real image of an object। कि convex lens होता है वो always क्या बनाता है, real image बनाता है। तो क्या जरूरी नहीं, अभी जस्ट हमने पढ़ा था convex lens क्या बना रहा है, virtual and direct image बना रहा है। when जब हम फोकस और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, जबकि ये कह रहा है कि ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। तो ये रॉन्ग है, असर्शन तो गलत हो गया आपकी। ये क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रे ऑफ लाइट टू अ, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज करता है पैरेलल रे ऑफ लाइट टू अ सिंगल पॉइंट फॉर्मिंग अ रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज जिसमें बनते हैं 5 जगह है जहां से क्या बनाता है वो बनाता है रियल इमेजेस बनाता है। तो इट मींस ये जो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रे ऑफ लाइट टू अ सिंगल पॉइंट फॉर्मिंग अ रियल इमेज, जैसे रियल इमेजेस इसमें बनती है एक जगह पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये आपका करेक्ट है, मतलब ए जो है वो रॉन्ग है एंड आर इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertions the sun appears reddish at sunrise and sunset। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सन है वो सनराइज एंड सनसेट के टाइम में कैसा लगता है, रेडिश लगता है। और रीजन है, एट सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स अ लॉन्गर पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द लॉन्गर वेव लेंथ रेड लाइट स्कैटर्ड लेस। करेक्ट है ये, देखिए ये करेक्ट है आपका असर्शन, बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन क्या कह रहा है कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम में जो आपकी लाइट होती है सनलाइट, उसको ट्रैवलिंग करने में टाइम लगता है, क्योंकि जो सन है वो काफी दूर होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स हैं जैसे ब्लू है, वायलेट वगैरह है, वो काफी पहले क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है जैसे रेड है, ऑरेंज है, वो आती है वहां पर हमारी आंखों तक वही पहुंच पाती है। दैट इज द रीजन हमें सनराइज एंड सनसेट के टाइम में सन जो है वो कैसा अपीयर होता है, रेडिश होता है। तो ये जो रीजन है वो भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और ये जो रीजन है वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर सही होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो आप किसी स्फेरिकल मिरर से एक डिस्टेंस पे खड़े हैं, किसी भी डिस्टेंस पे आप खड़े हो जाइए, आपका ऑलवेज जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। तो मिरर कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक केस अपन देख लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, और किसी एक केस में जब ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तो आपके क्या बनेगा, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, तो आप कितनी भी दूरी पे खड़े रहो तो ये कॉनकेव तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देन प्लेन मिरर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, इमेज। कॉन्वेक्स मिरर भी क्या बनाएगा, ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई एक होगा।
क्योंकि यहाँ पे प्लेन अलग दे रखा है, कॉन्वेक्स अलग दे रखा है, पर यहाँ पे दोनों को साथ में दे रखा है। दोनों के ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर हो, आप कितने भी उससे दूर खड़े हो जाओ, आपकी इमेज कैसी बनेगी, ऑलवेज इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। पर यहाँ पे एक और चीज देखने लायक है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज दे रखी है, स्फेरिकल मिरर। इससे थोड़ा सा लिटिल बिट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर में प्लेन नहीं आना चाहिए, पर फिर भी मैथमेटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो प्लेन मिरर को एक एक्सट्रीम केस माना जा सकता है स्फेरिकल मिरर का, जहां पर फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, इन्फिनिट हो। तो हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन चीज ये है कि आप कितनी भी दूर खड़े रहो, आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी। ये स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्फेरिकल, खाली स्फेरिकल मिरर पे अगर आप जोर देंगे ये स्फेरिकल मिरर, तो आपका आंसर होगा ये कॉन्वेक्स। पर अगर आप मैथमेटिकली भी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर का एक एक्सट्रीम केस मान सकते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर इस टाइप का आपके कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आंसर होगा डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर का एक एक्सट्रीम केस माना जाता है। कब? जब आर और एफ दोनों क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए। Your next question is, while studying the laws of reflection, students give following statement। किस चीज के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है? कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बिल्कुल सही कह रहा है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही कह रहा है ये। और द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्फेरिकल मिरर, ये गलत कह रहा है। स्फेरिकल मिरर पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतने ही अप्लाई होते हैं। तो आपका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर का ये। क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, मिरर एंड लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। सीधा सा क्वेश्चन है, मिरर दे रखा है स्फेरिकल, एक लेंस दे रखा है, दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है -15 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा होगा? ठीक है, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो -15 है, मतलब जिसका फोकल लेंथ माइनस है, ठीक है। तो अगर अपन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने पढ़े कि माइनस मतलब इस तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे इन द केस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर जो होगा उसकी फोकल लेंथ किस में आती है? माइनस में आती है। और इन द केस ऑफ लेंस, उसमें भी जो आपका कॉनकेव ही लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। मतलब -15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव और लेंस और कॉनकेव मिरर, इसकी ऑलवेज क्या होगी? माइनस में होगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर होगा कि लेंस और मिरर दोनों क्या है? बोथ आर कॉनकेव। नेक्स्ट, an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm, draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image form। ठीक है, तो अपन ये रे डायग्राम तो नहीं बना रहे, अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या चीज दे रखी है देख ले, तो गिवन क्या चीज है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है तो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऊपर ही होगा, तो किस में होगा? प्लस में होगा ये। देन इज लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो लेंस से हम इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो किस में आएगा? ये डिस्टेंस माइनस में मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u वुड बी -25 सेंटीमीटर। नाउ और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ रखिए 10 सेंटीमीटर, किसकी? कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो किसमें होगी? पॉजिटिव में होगी। तो फोकल लेंथ दे रखी है प्लस का 10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले तो अपन को v निकालना है और h डैश भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या क्या चीजें निकालनी है? v निकालना है और h डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये इसको रखेंगे ऐसे, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस ये इस तरफ चला गया 1/u। f की जगह क्या रख देंगे हम लोग? प्लस का 10 सेंटीमीटर, फाइन, बिल्कुल प्लस का 10 सेंटीमीटर। u की जगह रखेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लिया, क्या आएगा एलसीएम इसका? 50, ठीक है। तो हो जाएगा 5 - 2, 1/v इज इक्वल टू 5 - 2, और ये हो जाएगा कितना? 3/50,
तो 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v इज इक्वल टू जाएगा 50/3। ठीक है, आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो नियर 16.66 में भी ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इमेज किस में आया है, इमेज का डिस्टेंस किस में आया है, ये आया है पॉजिटिव में। ठीक है, मतलब इमेज किस तरफ बन रही है, इमेज बन रही है उस तरफ बन रही है, और कैसी बनेगी ये, प्लस में बन रही है। बिल्कुल, इमेज बन रही है प्लस में, मतलब उस तरफ बन रही है। नाउ क्या निकालना है, इसकी साइज भी निकालनी है, हाइट निकालनी है अपन को। तो कैसे निकालेंगे इसकी हाइट, बहुत सिंपल है, देखिए h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। h डैश हमें निकालना है। ठीक है, h दे रखा है, कितना दे रखा है h, 5 सेंटीमीटर प्लस का। देन v दे रखा है, v कितना दे रखा है, अभी जस्ट आया 16.66, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3। ठीक है, और u क्या दे रखा है, u हमारे सामने है -25। ठीक है, अब ये 50/3 है तो इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे चला जाएगा। अब h डैश इज इक्वल टू 50 इंटू 5, और ये क्या रहेगा, ये नीचे रहेगा, -25 इंटू 3, ये हो गया 2। h डैश वुड बी -10/3, माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का साइन बता रहा है कि इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, तो इजी, बिल्कुल इजी। आप प्रॉपर अगर इसमें न्यूमेरिकल में तरीके से, जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में जो भी आपको गिवन है वो लिखेंगे, उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप ये जो लेंस है वो कौन सा है और उसमें फोकल लेंथ कैसी होती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखिए एक स्पेसिफिक चीज जैसे यहाँ पे पता चली हमें कि कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी उसकी, माइनस में होगी। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या होगा, वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using convex mirror. Using what? Convex mirror. जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है उनके यूजेस इस टाइप से आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जैसे डेंटिस्ट है वो किस मिरर का यूज करेगा पेशेंट के टीथ को देखने के लिए। तो आपको बेसिकली क्या चीज पता होनी चाहिए, इन दोनों की यूजेस पता होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ यूज होगा, रियर व्यू मिरर में होगा। द फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय, अब उस जो पीछे लंबी सी बिल्डिंग है उसको पूरा देखना है तो किस में नजर आएगा, वो रियर व्यू मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में नजर आएगा। क्योंकि ये जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, ये इमेज छोटी डिमिनिश्ड बनाएगा पर पीछे का पूरा व्यू नजर आएगा। इसलिए अपनी गाड़ियों वगैरह के, व्हीकल वगैरह के साइड में जो हमारे मिरर लगाए जाते हैं, साइड ग्लास, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उस पर पीछे का पूरा रेंज दिखाई देता है। ठीक है, अब हम जब कॉनकेव मिरर की यूजेस की बात करें तो इनका यूज कहाँ होता है, टॉर्चेस में, सर्च लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी उसको क्या करेगा, एक जगह पे फोकस करता है ये, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है उसमें आप देखोगे व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें ग्लास लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। शेविंग मिरर में क्यों, ताकि आपका जो फेस है वो क्या लगता है, बड़ा लगता है, आप कहीं कट ना लग जाए उसके लिए शेविंग मिरर जो होता है उसमें यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। देन डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, दांत को बड़ा देखने के लिए इस मिरर का यूज किया जाता है, आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो इनके यूजेस आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठ के आएगा। नेक्स्ट है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। फाइन, क्या दे रखा है, कनकेव मिरर दे रखा है इसमें कनकेव मिरर दे रखा है। देन ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या चीज है, सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सन ऑब्जेक्ट है तो किस डिस्टेंस पे होगा, ये ऑलवेज होगा, फाइन। Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object? देखिए अब इसमें आप बेसिकली क्या निकालना है आपको, इसमें एक चीज दे रखी है, आपको दे रखा है कनकेव मिरर और ये बता रखा है कि उस कनकेव मिरर में जो इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है वो 15 सेंटीमीटर पे क्या हो रही है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है। इट मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए क्या होगा, इसमें है, ये हो गया आपका, क्या बना रहा हूं मैं, कनकेव मिरर बना दिया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया मैंने और ये यहाँ पे क्या हुई है, कन्वर्ज होकर चली गई। तो ये पॉइंट दे रखा है जहां पे कन्वर्ज हो रही है, क्या पॉइंट है, ये फोकस, मतलब आपके कनकेव मिरर का क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि अब चलिए ठीक है, सनलाइट की बात होगी, अब फिर कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, उसको यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखेंगे कि उसकी जो साइज होगी वो और उसकी जो इमेज बनेगी उसकी साइज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपको पता है कहाँ रखते हैं हम लोग साइज, कि वो इक्वल रहता है,
तो वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम कर्वेचर पे हम लोग क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, सेम साइज की होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ध्यान रखना। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास दे रखा है ये 15 सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। आपको है ना, यू मस्ट हैव दैट आइडिया। मतलब जो फोकल लेंथ है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। ये फोकल लेंथ का क्या हो गया, जस्ट डबल होगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। 15 सेंटीमीटर एफ दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा उसका, 30 सेंटीमीटर। तो where should an object be placed, 30 centimeter from the mirror. So next question is, how are power and focal length of a lens related? You are provided with two lenses of focal length 20 centimeter and 40 centimeter respectively. Which lens will you give use to obtain more convergent light? आपके पास क्या देखा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लाइक P पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो पावर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हुई तो पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देख के बता सकते हैं। आपको दो लेंस दे रखे, यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। दो दे रखे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। विच लेंस विल यू गिव टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट? तो ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है वो क्या शो कर रहा है, ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितना डाइवर्ज करेगा कितना कन्वर्ज करेगा। तो फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगी तो पावर कम हो जाएगा। क्या पावर कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। अब फोकल, अब डायरेक्ट आप फोकस इसको देख के बता सकते हैं, फोकल लेंथ को देख के, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, दोनों में से कम किसका है, जो कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये। बट हम एक बार उसे फॉर्मूला में रख के भी देखते हैं। फोकल लेंथ किस में होती है, ऑलवेज मीटर में रखेंगे हम लोग। ठीक है फाइन, सेंटीमीटर में नहीं होगी, मीटर में होगी। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा इसका, ये हो गया 0.2 मीटर और ये हो गया 0.4 मीटर। ठीक, अब इस फॉर्मूला में हम रख के देखते हैं। फर्स्ट हम रखते हैं इसे P इज इक्वल टू 1/0.2, एक में रखते हैं P इज इक्वल टू 1/0.4। ये पॉइंट हटा, यहाँ 10 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट हटा, यहाँ भी 10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, पावर 5 डायप्टर। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायप्टर। और ये कटेगा 5 2 और ये हो जाएगा 2.5 डायप्टर। अब देखिए किसकी पावर ज्यादा आ रही है, पावर आ रही है इसकी ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। चलिए, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब दे रखा है ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, आपको जो चीज रेफरेंस में दे रखी है, जैसे डायमंड का दे रखा है ग्लास के रेफरेंस में, ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास के रेफरेंस में, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा वो कहाँ लिखना है, हमें नीचे लिखना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ये ऐसे होगा, NGND। ठीक है, ठीक, क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास दे रखा है, तो जिसका दे रखा है वो ऊपर आएगा और जिसके रेस्पेक्ट में दे रखा है वो नीचे जाएगा। ठीक, अब इसका तो दे रखा है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, आपको निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो इस फॉर्मूले में लगा दो, NDG कितना दे रखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इन रेफरेंस टू या विद रेस्पेक्ट टू ग्लास दे रखा है 1.6। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको किसका निकालना है, हमें निकालना है डायमंड का, ग्लास का दे रखा है 1.5। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5। ठीक है, यह आया 240। ठीक है, 240/100 मतलब आंसर क्या आया, 2.40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 mm लॉन्ग ऑलपिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक मतलब ये जो दे रखी है वो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ये क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, ये 10 mm। अब क्योंकि वर्टिकली ऊपर की ओर खड़ी है तो किस में होगा, हाइट प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। ठीक, एक चीज और, मैंने मिरर और लेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस बना रखे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। आप जरूर अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कनकेव मिरर न्यूमेरिकल, कन्वेक्स मिरर, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली मैंने इन चीज़ों को समझाया हुआ है। आप उसको एक बार जरूर देखना एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो हाइट क्योंकि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो किस में आएगी, ये प्लस में आएगी, बिल्कुल प्लस में आएगी। नाउ प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, फाइंड अ 5 mm लॉन्ग इमेज, मतलब ये क्या दे रखी, इमेज की हाइट दे रखी है ऑफ द ऑलपिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखा है आपका इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, तो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट में बनेगी तो किस में होगी, माइनस में होगी, 100% ठीक है, माइनस में ही होगी। आपकी प्लस माइनस वाला सारा जो कंसेप्ट है वो मैं समझा चुका हूँ उन वीडियोस में, आप उनको अच्छे से देखोगे, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एच डैश जो दे रखा है, मतलब इमेज की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 mm दे रखी। अब आपको पता ही है कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। अब वो कैसी इमेज बना रहा है, फ्रंट में बना रहा है, कैसी बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या आएगा, माइनस, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, फाइंड आउट द फोकल लेंथ, अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अब अपने पास ये चीज है, अब आपको भी पता है मिरर के केस में हम कैसे करते हैं, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें से हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, ये निकालना है, मतलब ये भी नहीं दे रखा है, एक ही चीज दे रखी है, तो ये फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, तो कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, इन चीजों का, इन वैल्यूज का यूज करके हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालेंगे, फिर फोकल लेंथ पे आएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी, देखो आप, h डैश दे रखा है, h दे रखा है, h डैश दे रखा है, h दे रखा है, v दे रखा है, u निकालना है, ये तो हम इन सब की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दें, v की जगह रख देंगे -30, ठीक है, h डैश की जगह क्या रखेंगे, -5, ये हो गया माइनस का 5, ये क्या हो गया, h की जगह 10। अब इस u की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकलेगी u की वैल्यू, u इंटू -5 एंड क्या हो जाएगा ये -300। अब ये जो है -5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये u का आ जाएगा -60, क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो अब हम इस फॉर्मूला में रख के फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इजीली, 1/v, v कितना है -30, ठीक है, प्लस u दे रखा है -60, और ये हो जाएगा आपको जो निकालना है, ये हट जाएगा, यहाँ भी माइनस का हो गया, ये हो जाएगा 60 -2 -1, तो कितना हो जाएगा -3/60, एंड देन उल्टा कर देंगे हम लोग, f इज इक्वल टू 60/3 माइनस का, तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। योर आंसर वुड बी -20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में a wire is cut into 3 equal parts and then connected in parallel, how will its resistance and resistivity gets affected, ठीक है। अब ये जो वायर है वो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये निकालना है। रेजिस्टर्स जो होंगे उसको अगर हम इक्वली पार्ट में या पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ जितनी कम होगी या बढ़ेगी उसके हिसाब से रेजिस्टेंस पे भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। अब इस लेंथ को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है, तो हर इक्वल पार्ट का रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, R/3। पहले क्या था, R था, अब क्योंकि उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये रहा आपका वायर, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, टोटल का रेजिस्टेंस क्या था, R था, अब हर टुकड़े का क्या हो जाएगा, R/3, 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 ठीक है। और तो तीनों इक्वल पार्ट को हम लोग लगाएंगे, पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में लगाएंगे, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला 1/, प्लस, क्योंकि 3 टुकड़े हैं, ठीक है, तीनों टुकड़ों को हम क्या लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/r। अब इसको करेंगे अगर r इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा R/9, मीन्स इसकी जो ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उसका ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पे ये इफेक्ट आएगा,
ठीक है, कभी कहा था ना कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो रेजिस्टेंस पे ये इफेक्ट आएगा कि ये हो जाएगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू का 1/9 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो रेजिस्टिविटी लेंथ और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये ऑलवेज इट विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two identical resistors of 24 ohm each are connected to a battery of 6 volt. Calculate the ratio of the power consumed by the resulting combination with minimum resistance and maximum resistance. देखिए क्या दे रखा है, two identical resistors of 24 ohm, यानी दो दे रखे हैं 24 ohm and 24 ohm, each are connected to a battery of 6 volt. दोनों को किससे लगा जोड़ा गया है, 6 volt की बैटरी से जोड़ा गया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन। अभी अपन को निकालना है, किसका निकालना है, रेशियो निकालना है, वो भी किसका, पावर का निकालना है, ठीक है, विथ मिनिमम रेजिस्टेंस और विथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा बताइए, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, 24 ओम का रजिस्टर है, बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की, तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस तब होगा जब इसको हम किस में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, ठीक है। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं दोनों को, 1/R इक्विवेलेंट 1/24 ओम प्लस 1/24 ओम, कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस 1 2/24 एंड R वुड बी 24/2, कितना हो गया 12 ओम, कितना हो गया, मिनिमम रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम हो गया, ठीक है। नाउ मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए इन दोनों को हम किस में लगाएंगे, हम लगा देंगे सीरीज में। सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज 24 ओम प्लस 24 ओम, क्योंकि हमें पता है सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 ओम। अब हमें निकालना है दोनों में पावर, इन दोनों में हमें पावर निकालनी है, ठीक है। मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम और मैक्सिमम कितना आ गया 48 ओम आ गया। अब इन दोनों में हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, और पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। अब यहाँ पे V तो दे रखा है, I नहीं है, ठीक है, तो I की जगह हम क्या लगा देंगे, हमें पता है V इज इक्वल टू IR, I नहीं दे रखा है तो I इज इक्वल टू V/R, ये हमको पता है, ये हम लगा सकते हैं। तो I की जगह हम लगाएंगे V/R, यानी फॉर्मूला हो गया V²/R। तो कितना है, P इज इक्वल टू V², V कितना दे रखा है यहाँ पे, ये रहा 6 × 6 और R कितना दे रखा है 12, ठीक है। कितना हो जाएगा पावर 36/12, 3 वाट। P यहाँ पे भी पावर निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है दोनों का। तो पावर इज P इज इक्वल टू VI, I देने रखा है तो क्या हो जाएगा V²/R, ठीक है। तो P V की जगह क्या रखेंगे 6 × 6, R की जगह रखेंगे 48, तो हो जाएगा 36/48, 0.75 वाट। इसमें पावर आ गई 3 वाट, इसमें पावर आ गई 0.75 वाट। दोनों के बीच का रेशियो कैसे निकालेंगे, 3:0.75, तो ये आएगा 4:1, इसका आंसर आ जाएगा 4:1। मतलब हम लोग अगर पैरेलल में लगाएंगे तो 4 टाइम्स पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी किसके, सीरीज से, ठीक है। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो पावर आपको पता ही है P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला राइट, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। नाउ V की जगह अगर V नहीं दे रखा है और हम ये लगाएं V इज इक्वल टू IR, ठीक है, हम यहाँ पुट करें V इज इक्वल टू IR, तो क्या हो जाएगा IR मीन्स I²R, कहीं दिस वन इज करेक्ट। अब इफ सपोज P इज इक्वल टू VI में कहीं पे I ना हो तो हम ये लगा सकते हैं I इज इक्वल टू V/R, इसी फॉर्मूले से I इज इक्वल टू V/R लगा सकते हैं। तो ये वाला यहाँ लगा देंगे I इज इक्वल टू V/R, मीन्स क्या हो जाएगा V²/R। तो ये तीन चीजें पॉसिबल है और ये
रॉन्ग है। Which of the following does not represent electrical power in a circuit? IR square. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash would be. देखिए बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस दे रखा है और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो क्योंकि वो लेंथ है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो क्या हो जाएगा, ये जितने भी टुकड़े होंगे, जैसे 5 टुकड़े हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपॉन R उस एक टुकड़े का। ठीक है, जैसे यहां पे 5 टुकड़े हैं, 5 टुकड़ों का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5 एंड R अपॉन 5। ये हो जाएगा 5 टुकड़ों का रेजिस्टेंस। नाउ इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो उसके बाद उसका रेशियो निकालना है, तो इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R डैश, तो 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1 क्या, ये रहा R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे 5 कहाँ चले जाएंगे, ये सारे 5 अपॉन में है जो सारे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, ये सारे चले गए ऊपर, फटाफट फटाफट फटाफट, ये 5 और ये वापस ऊपर आ गए 5। ठीक है, अब देखिए कितने हो जाएंगे, 25 हाँ, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू हुआ 25 अपॉन R। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन 25। आपको क्या निकालना है, रेशियो किसका, R डैश का और R का, तो कैसे निकलेगा, R अपॉन R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 25। ठीक है, ये 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू मल्टी 25, R से R कट गया, तो R अपॉन R डैश का की वैल्यू क्या आई, 25। कहाँ है 25 इसमें से, D, इट इज द राइट आंसर। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 microampere। देखिए गिवन में क्या दे रखा है आपके, यहां दे रखा है when a 12 volt battery, ठीक है, तो दे रखा V दे रखा है 12 volt, then connected across an resistor there is a current दे रखा है 2.5 and this is I is equal to 2.5 milliampere। this is what, this is a milliampere। तो milliampere के लिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है कि 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere। ठीक है, तो 2.5 मिलीएम्पियर क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ये हो गया आपकी आई की वैल्यू। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और हमें निकालना है R, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V क्या दे रखा है, V दे रखा है 12 वोल्ट और I दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, अब 10 टू द पावर माइनस 3 को यहां से हटा दो और ऊपर लगा दो सीधा सीधा, इंटू 10 टू द पावर 3 या 1000 लिख दो, यही बात है। यहां से पॉइंट हटा दो तो एक और जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब 25 की टेबल 4 बार 100 जाता है, ये हो गया 400 और ये हो जाएगा 4800 ओम। राइट, ठीक है, इसमें एक और आप ध्यान रखिएगा, ये 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर है। एक और आपसे कई बार कहीं एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ये होता है माइक्रो, तो 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। आप ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section। आपको A निकालना है। ठीक है, किसमें, फर्स्ट में। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए लिख रहा हूं, ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A has resistance R। Now another conductor of length 2L and resistance R of the same material same है,
हैज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो आप देखिए ये दे रखा है आपके किसका, फर्स्ट का। तो इसका एरिया क्या है फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का एरिया क्या हो जाएगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला ये ऐसे हो जाएगा ना, रो एल अपॉन आर, किसका, फर्स्ट का। ठीक है, अब ये सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में लेंथ कितनी हो रही है? लेंथ हो रही है 2l। तो सेकंड वाले में बाकी सब चीजें वही है, क्या चेंज है? लेंथ 2l दे रखी है, आपको एरिया निकालना है तो बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी। और ठीक है, रेजिस्टेंस आ रही है, 2l हो गया इसका, 2l है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें से डिजिट अलग कर देंगे और बाकी जो है उसको लिख देंगे। तो डिजिट क्या है? 2 इंटू बाकी क्या चीज है? रो एल अपॉन आर। 2 अलग लिख दिया, बाकी रो एल अपॉन आर हमने यहां लिख दिया। ठीक है, और रो एल अपॉन आर किसके इक्वल दिख रहा है? 1 है। ठीक है, रो एल अपॉन आर किसके इक्वल दिख रहा है? 1 है। तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2a। तो इसका आंसर क्या होगा? 2a। मतलब अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ l एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हैज रेजिस्टेंस r। अगर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ l है और उसका यूनिफॉर्म जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है, उसका रेजिस्टेंस r है। अनदर कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ खाली 2l है, रेजिस्टेंस वही है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट पहले का डबल हो जाएगा। Question number 22. A student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? अब स्टूडेंट ने ग्राफ बनाया, VI ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये IV ग्राफ है, I Y एक्सिस पे है और जो V है वो X एक्सिस पे है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कि ये क्या चीज है। देखिए क्या होता है, तो यहां हम क्या करते हैं, यहां मतलब V से एक पॉइंट लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक एग्जैक्ट सेम वोल्टेज के लिए यहां I की वैल्यू क्या है? सबसे कम है। यहां I की वैल्यू मीडियम पे है, यहां I की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इट मीन्स इट इज लाइक दैट, I1 सबसे ज्यादा, I2 एंड I3। अगर हम किसी एक फिक्स वोल्टेज की बात करें, अब इट मीन्स किसी फिक्स वोल्टेज के लिए यहां ये जो स्लोप आपको दिखा रहा है, यहां पर क्या हो रखा है? सबसे लोएस्ट करंट है, यानी वोल्टेज कोई फिक्स वोल्टेज मान लेते हैं एक्स वोल्टेज के लिए, R3 की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? सबसे कम। देन आप यहां देखेंगे सबसे कम मीन्स ये रहा करंट। ठीक है, अब जब यहां की बात करते हैं सेम वोल्टेज और यहां की बात करें, उस समय करंट थोड़ा उससे ज्यादा, और सेम वोल्टेज के लिए जब इस वाले की बात कर रहे हैं तो करंट सबसे ज्यादा है। मतलब अगर यहां हम करंट माने I1, ये I2 और ये I3, तो यहां करंट क्या है? सबसे ज्यादा करंट है, यानी ये I1, I2, I3 शो कर रहा है। और हम एक चीज जानते हैं कि I और R में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आप देखेंगे I और R में ये रिलेशन रहता है, I अगर ज्यादा रहेगा तो R कम रहेगा। इट मीन्स एक फिक्स वोल्टेज के लिए अगर सबसे कम रेजिस्टेंस है, मतलब सबसे कम करंट है, तो इट मीन्स रेजिस्टेंस वहां क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए करंट इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, स्पेसिफिक वोल्टेज और इतना करंट हो रहा है, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम होगा। तो इट मीन्स जहां पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां करंट क्या हो जाएगा? सबसे कम। जहां करंट सबसे ज्यादा वहां रेजिस्टेंस सबसे कम। तो आप देखेंगे अगर I1 की वैल्यू यहां सबसे ज्यादा है, इट मीन्स यहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां पर होगा? रेजिस्टेंस होगा R3 में सबसे ज्यादा। देखिए क्यों? क्योंकि R3 में क्यों सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि इतने वोल्टेज पे क्या हो रहा है? वोल्टेज इतनी है और करंट इतनी कम दे रहा है वो, इट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो ये जो होगा आपके आंसर होगा कि R3 यहां पे सबसे ज्यादा, देन R2, देन R1। और एक और बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ग्राफ आता है आपके IV, VI। अब आप देखना कभी भी अगर जैसे यहां पे दो दे रखे RA, RB, RA, RB, तो अगर ये IV ग्राफ है, I यहां है, V यहां पे, I Y एक्सिस पे और V X एक्सिस पे है, तो आपको ऑलवेज क्या करना है कि नीचे वाला जो है वो ऑलवेज क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किससे? ऊपर वाले से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर V यहां दे रखा है Y एक्सिस पे और I दे रखा है X एक्सिस पे, तो आप क्या करेंगे? आप इसका उलट कर देंगे।
इट मीन्स यहाँ पे ए बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा रेजिस्टेंस और नीचे वाला छोटा हो जाएगा। ये एक छोटी सी चीज है, अगर आप दिमाग में लर्न कर लो तो ठीक है, अदरवाइज ये कंसेप्ट है। ठीक, इस कंसेप्ट के बेस पे चलोगे तो भी यही आंसर आएगा। और अगर इस नॉर्मल चीज को ये ध्यान रखोगे कि आईवी ग्राफ देखेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, कम होगा रेजिस्टेंस, और नीचे वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसी भी एक का दिमाग में रखो, ये वाला रख लो प्लीज। तो आप सीधा सीधा यहाँ देख सकते हैं कि आईवी ग्राफ यहाँ आ गया, जो सबसे नीचे होगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या लिख देंगे, R3 R2 R1। उसका रीजन क्या है ये भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं आपको। ठीक है, हम किस बेस पे कर रहे हैं, हम उस बेस पे कर रहे हैं, अगर यह वोल्टेज को मान के चले और आप देख लो कि आई करंट कितना आ रहा है, उस बेस पे हमने माना। नेक्स्ट है, इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, इफ टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। अभी कह रहा है कि इफ द करंट आई, किसी रजिस्टर से करंट पास हो रही है, उसको 100% कर दिया जाए, मतलब इंक्रीज्ड बाय 100%, मतलब उसको डबल कर दिया है हमने। द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन क्या होगा, तो हमें पता है कि पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्योंकि V नहीं दे रखा है, हमारे पास क्या है, करंट दे रखी है, करंट के बेस पे हमको करना है। तो V जो है वो क्या हो जाएगा, V की जगह हम क्या लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, मतलब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पहले केस में आपका क्या है, करंट, तो आपके जो पावर क्या है, आई स्क्वायर आर है जब नॉर्मल है। अब इसमें करंट को क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। तो जस्ट करंट को जब हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2i स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा, 4i स्क्वायर आर हो जाएगा। करंट को जब हमने डबल किया तो क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर आर हो जाएगा। अब द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन, तो डिसिपेशन होगा वो कितना बढ़ेगा वो देखना है हमको। तो पहले इतना था, अभी इतना है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल सी चीज है, पहले वाले को सपोज मैंने यहाँ लिख दिया P1, इसको मान लो P2। ठीक है, तो क्या करेंगे, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। तो P2 कितना है, 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर। ठीक है, इंटू 100 कितना हो गया, 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर, मतलब कितना हो गया, 3i स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर इंटू 100। अब ये आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कट गया, 3 बचा, 3 इंटू 100 ये हो गया। तो कितना हो गया, 300% इंक्रीज हो गया पावर में। कितना इंक्रीज होगा, 300% इंक्रीज हो जाएगा पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric circuit 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6-volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds will be। क्या है, दो रेजिस्टर्स हैं 2 ohm और 4 ohm के, किसमें सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब ये कह रहा है कि द हीट डिसिपिएटेड बाय द 4 ohm रेजिस्टर इन 5 सेकंड विल बी। तो जो 4 ohm वाला रेजिस्टर है वो 5 सेकंड में कितनी हीट डिसिपिएट करेगा। तो अपन को पता है वोल्टेज दे रखा है और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे करंट नहीं है क्योंकि हमको हीट निकालने के लिए क्या चाहिएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फाइन, तो I है नहीं हमारे पास, तो I निकालेंगे। पहले I कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग दोनों को रेजिस्टेंस को टोटल करेंगे। तो R टोटल इक्विवेलेंट वुड बी इन सीरीज R1 प्लस R2, तो वो कितना हो जाएगा, 2 ohm प्लस 4 ohm, और ये हो जाएगा 6 ohm। ठीक है, अब हमें दे रखा है बैटरी दे रखी 6 वोल्ट की, तो करंट क्या आएगा, तो करंट आएगा जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो क्या हो जाएगा, I वुड बी V अपॉन R, 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, तो कितना हो गया ये 1 एम्पियर। तो करंट जो फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। और क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये 2 ओम और 4 ओम दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये करंट 1 एम्पियर इसमें भी उतनी ही फ्लो होगी और उतनी ही इसमें भी फ्लो होगी। तो 4 ओम रेजिस्टर जो है उससे हीट कितनी डिसिपेट होगी, तो ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे H। ठीक है, आई स्क्वायर कितना होगा, आई कितना हो जाएगा, दोनों से 1 एम्पियर ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आर, हमें पता है 4 ओम रेजिस्टर के लिए क्या रखा है, फाइन, और टाइम दे रखा है हमें 5 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20 जूल। Next question, an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt.
अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। इलेक्ट्रिक केटल है, कितनी कंज्यूम करती है? 1 किलोवाट करती है। कब? जब इसे 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए। तो फ्यूज वायर हमें कितना लगाना पड़ेगा? क्या चीज दे रखी है? एक तो दे रखी है इलेक्ट्रिक पावर, पी दे रखा है कितना? 1 किलोवाट, ठीक है, मतलब 1000 वाट दे रखा है। और दे रखा है वी, मतलब कितना दे रखा है ये? 220 वोल्ट। पहले तो हम इसमें से करंट निकाल देते हैं कि कितनी करंट ये, तो करंट क्या हो जाएगी? हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई, सो आई वुड बी हो जाएगा P अपॉन V, राइट। P कितना दे रखा है? 1000 वाट, और V दे रखा है 220 वोल्ट। ये कट गया, 11 हो गया, 50, ये हो जाएगा 4.5 एम्पियर, ठीक है। करंट कितनी बता रहा है? 4.5 एम्पियर, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो हम क्या लगाएंगे? फ्यूज कितने वाला लगाएंगे? फ्यूज वायर क्यों लगाएंगे? वो लगाएंगे हम इससे थोड़ा ज्यादा वाला, वो होगा अपना 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, 5। क्वेश्चन नंबर 26, several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt, ठीक है। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब बता रखे हैं जो 10 वोल्ट के हैं और जो कि यूज होने 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक लाइंस पे। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। तो मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पियर दे रखा है। तो पहले तो अपन ये जो लाइन है इसके क्या निकाल देते हैं? टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है। V कितना दे रखा है? V दे रखा है 220, I दे रखा है 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा ये? 44 ओम मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या रखें कि हमें निकालना होगा कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। कितना दे रखा है ये? 220 वोल्ट लाइन के ऊपर 10 वोल्ट के बल्ब है, ठीक है। तो पहले तो हमें देखने होंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इन बल्ब का। तो R इज इक्वल टू वी आई। आई नहीं है यहाँ पे, तो आई की जगह हम क्या रख सकते हैं? ये यहां पुटअप कर देंगे। तो आई की जगह हम पुटअप करेंगे V अपॉन आर। क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो ये हो गया V अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और अब हमें निकालना क्या है? R निकालना है किसका? बल्ब का। तो R इज इक्वल टू, और हम इस R को क्या लेंगे? छोटा लेंगे, स्मॉल r, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। R इज इक्वल टू, इसको अगर स्मॉल r माने तो क्या हो जाएगा? अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा? V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। तो V स्क्वायर कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन P कितना दे रखा है? 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4840 ओम टोटल, ठीक है। तो अब अगर मुझे निकालना है कि कितने बल्ब लगेंगे, तो कितने बल्ब लगेंगे, तो यहां हो जाएगा ये कितना है? R डिवाइडेड बाय टोटल का, N इज इक्वल टू R, बल्ब का जितना आया है डिवाइडेड बाय जो इस सर्किट का है। तो कितना हो रखा है? देखिए 4840 डिवाइडेड बाय 44, क्या हो जाएगा इसका आंसर? $110। तो आंसर हो जाएगा 110 लैंप्स। डन। Next question, calculate the power of source if it produces an energy of 900 joule in 30 seconds. हमें निकालना है power if it produces an energy of 900 joule, यानी एनर्जी दे रखी है हमें यहाँ पे 900 जूल और टाइम दे रखा है हमें इन 30 सेकेंड्स। और हमें पावर पता है, पावर कैसे निकालते हैं? P पावर निकलती है एनर्जी कितने टाइम में, E बाई टी। तो क्या हो जाएगा? E कितना दे रखा है? 900, टाइम दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा सिंपली 30 वॉट। फॉर्मूला सारे वही है, आपको फॉर्मूलास के साथ आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए किसके साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड्स इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस
100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistors. Now heat दे रखी है यहाँ पे, H दे रखा है कितना, 100 joule of heat is produced each second. टाइम दे रखा है आपके 1 सेकेंड, क्योंकि each second क्या रखा है. Then in a 4 ohm resistance, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ohm दे रखा है. Now we have to find out the V. अब यहां पर क्या है, फॉर्मूला तो ये है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो कहां से V फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि V के लिए हमें क्या चाहिए, आई आर चाहिएगा. अब यहां पर I भी नहीं है, बाकी सब चीजें दे रखी है, तो यहां से हम लोग I फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर I की वैल्यू यहां रख देंगे. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो I वुड भी क्या हो जाएगा आपके, आई स्क्वायर H अपॉन आर टी, और ये जब हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा. तो I वुड बी, H कितना है 100 जूल डिवाइडेड बाय R कितना दे रखा है 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 25. ठीक है, तो I विड बी 5 एम्पियर. ये यहाँ पे I निकल के आ गया यहाँ पे. अब इस I की वैल्यू को यहाँ रखेंगे. V इज इक्वल टू I क्या दे रखा है, I हमारे आ गया 5 एम्पियर इंटू R कितना दे रखा है, R दे रखा है 4 ओम. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट. I hope it is very much clear to you. Next question है, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे कि व्हाट वुड बी, मतलब आपको क्या दे रखा होगा, एक तो नॉर्मल दे रखा होगा, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसका गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A. मतलब आपको क्या लिखना होगा, आपको है कि रेजिस्टेंस इसका कितना है 4 ओम. मतलब ये आपको ये है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. लेंथ और एरिया दे रखा है, खाली लेंथ कितनी है L और क्रॉस सेक्शन कितना है A है, और वो कितना है 4 ओम है. ये आपका फर्स्ट दे रखा है. नाउ फिर वो चेंज करके बताएंगे व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर. एक दूसरा वायर ले लो ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ. अब इसमें लेंथ क्या कर दी, आधी कर दी, और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया. तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले वायर के लिए रो, ये फर्स्ट वायर का है, ये सेकंड वायर ले लो आप, कितना हो गया रो L तो आधी कर दी और एरिया कर दिया डबल. ठीक है, अब जब ये L अपॉन 2 है तो ये 2 कहां चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा. तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा L अपॉन 2 इंटू 2A. डन. ठीक है, तो कितना हो गया ये रो L अपॉन 4A. करेक्ट. अब इसमें से ये जो है रो L अपॉन A, वो हम पूरा की पूरा अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो R2 क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं R2, ये जो रो L अपॉन A है, ये पूरा अलग लिख रहा हूं मैं, रो L अपॉन A इंटू 1/4. ये जो 1/4 है वो मैंने अलग से लिख दिया. अब इस रो L अपॉन A की जगह ये 4 ओम लिख दूं मैं, क्योंकि रो L अपॉन A की वैल्यू 4 ओम है. ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4. ठीक है, यहां से ये कट गया, तो R2 हो जाएगा 1 ओम. तो क्या रेजिस्टेंस आया, 1 ओम आया. ठीक है, तो पहले वाला जो वायर था जिसमें लेंथ और एरिया नॉर्मल कुछ नहीं दे रखा है, खाली बता रखा है, उसका 4 ओम आया. अब उसी मटेरियल के वायर को लेंथ आधी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 फैंस ईच ऑफ 50 वॉट ऑपरेटेड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर अ मंथ. ऑल्सो कैलकुलेट द बिल इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 2. अब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसका कैलकुलेशन करना है. फिर दे रखा है उसका कॉस्ट दे रखा है 1 यूनिट का. तो जब हम 1 यूनिट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट 1 यूनिट, हमें सारी चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा. बेसिकली हमें किलोवाट आवर में चाहिए होगा आंसर, मतलब हम जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे वो निकालेंगे किलोवाट आवर में, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है कि 1 यूनिट का 2 रुपीज है, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर. तो यहाँ पे जो भी वाट वगैरह दे रखे हैं इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में. और अगर जैसे आर नहीं दे रखे, मिनट्स दे रखे होते हैं, तो उनको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, आर में. यहाँ पे हालांकि आर दे रखे. तो सबसे पहले हमें निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ई हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर कितने टाइम तक चला, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी. तो अब देखेंगे पावर कितनी है. तो पावर आपको पता है 5 फैंस ईच ऑफ 50 वॉट. तो देखिए 5 फैंस
इंटू 50 वॉट, तो कितना हो जाएगा 250 वॉट। पर हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में करना है। तो किलोवाट में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 0.25 क्या हो जाएगा ये किलोवाट। तो पावर तो आपके हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 0.25 किलोवाट। कितने टाइम तक चल रहा है ये, तो ये है 5 आवर्स डेली फॉर अ मंथ। तो टाइम जो है वो क्या है 5 आवर्स डेली इंटू कितने टाइम तक फॉर अ मंथ, तो ये हो जाएगा 30 डेज यानी 150 आवर्स, तो हो जाएगा 150 आवर्स। अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 75 और ये हो जाएगा 37.5 किलो वाट आवर। 37.5 किलोवाट आवर आया, मतलब कितनी यूनिट आ गई 37.5 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट के कितने 2 रुपीज है, तो 37.5 यूनिट के कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 75 रुपीज। तो इलेक्ट्रिक बिल जो आएगा, इसका कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 75 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे डेफिनेशन के और क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ सकती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस की या 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ सकती है, ओम्स लॉ आ सकता है, 1 ओम की डेफिनेशन आ सकती है। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में ये सारी चीजें नॉर्मली आ सकती है। तो जब ये डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको साथ में ये लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिफाइन ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस वी across the ends of a wire is directly proportional to the current। मतलब ये बता रहा है कि V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, वो उसमें बहने वाली जो करंट होगी, फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो ये ओम्स लॉ आपको जरूर याद रखना है। डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम क्या हो जाता है when this potential difference becomes 1 volt and electric current becomes 1 ampere, then it will become 1 ohm. 1 ohm is the resistance of the conductor when the potential difference across its ends is 1 volt and 1 ampere current is flowing through in it। जब ये भी वन हो जाए 1 वोल्ट हो जाए और जब ये भी 1 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, what does the divergence of magnetic field lines near the ends of a current carrying straight solenoid indicates। करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड के जो एंड्स होते हैं वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डाइवर्ज होती हुई नजर आती है वो क्या इंडिकेट करती है, तो इट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको पता होना चाहिए जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होगी वो क्या बताएगी, उसकी स्ट्रेंथ बताएगी, ठीक है। जहां पे भी पास पास होगी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, जहां पे दूर दूर हो रही है वहां पे क्या हो रही है स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। नाउ अ मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास गेट अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। एक मैग्नेटिक कंपास है वो कहाँ रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर के पास में रखा हुआ है। अब उस करंट कैरिंग वायर में अगर करंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो उस पर क्या डिफ्लेक्शन आएगा कंपास में, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द करंट इन द वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अपन करंट बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, क्या दे रखा है, उसका पावर दे रखा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर, 2 किलोवाट, ठीक है। रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 220 वोल्ट हो, हैज अ करंट रेटिंग ऑफ, इसकी रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर, ठीक है। करंट रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर। नाउ अब आप देखेंगे इसमें कि ये करंट कितनी ये यूज कर रहा है, मतलब तो इसमें आएगा P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। ये जो P है उसको अपन बदलेंगे वॉट में, तो कितना हो जाएगा ये 2000 वाट। I इज इक्वल टू 2000 वाट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट, तो लगभग हम देखेंगे ये 9 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा, वो आएगा एम्पियर।
मतलब इसकी जो करंट रेटिंग है वो है 5 एम्पियर, और जो इसमें से फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 9.2 पर। ठीक है, तो जब करंट इससे ज्यादा की फ्लो होगी इसमें तो क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो फ्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट, एंड सर्किट विल बी ब्रोकन। ठीक है, समझ रहे हैं हम? देखिए 5 एम्पियर का रेटिंग दे रखा है और करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी होगी इसमें, 9 एम्पियर की। दैट इज द रीजन फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से आपके डायरेक्शंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछेंगे या करंट की डायरेक्शन पूछेंगे। तो आपके इसमें दो लॉस काम करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप उस रूल को अप्लाई करके कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन जो भी आपसे पूछा जाए वो निकालें। इसके लिए मैंने इन टॉपिक्स पे प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रखी है। आप चाहें आप इन टॉपिक्स को मेरे YouTube चैनल पर जरूर जाकर देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आए तो आप समझ लेना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो किस तरफ चल रहा है, ये वेस्ट की तरफ चल रहा है और डिफ्लेक्ट हो गया है नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स से हुआ है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें निकालनी है तो आपको इसमें यूज करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड आपको आपका लेफ्ट हैंड ले लेना है। लेफ्ट हैंड में आपके तीनों जो फिंगर्स है, ठीक है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड योर थंब, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे 90 डिग्री पर। ठीक है, अब इसको आपको लेना है एफ एम सी। ठीक है, एफ एम सी, एफ एम सी, एफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, एफ एम सी। फाइन, इसे ऐसे रखना है। अब अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, अब क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके करंट की डायरेक्शन होती है, ऑलवेज ध्यान रखना वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जो भी प्रोटॉन्स की जो भी डायरेक्शन होगी वही ऑलवेज क्या होगी, वही करंट की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहीं दे रखी हो तो आप करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मत मानना, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होगी। तो यहां पर क्या है, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, तो आप एक सपोज यहां बना लीजिए ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये आपका हो गया इस तरफ क्या डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब आपका जो ये एफ एम सी है उसमें से सी, तो ये जो है करंट इस तरफ होगी, देन करंट इस तरफ होगी, ये सी है, करंट इस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी। नाउ इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ कहां, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो ये क्या होगा, नॉर्थ, और ये साउथ। आप ऐसे मत देखना नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे नहीं है, डायरेक्शन कैसे होती है, वेस्ट ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ। मतलब आपका जो ये करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स किस तरफ हुआ है, नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये रहा फोर्स, फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो ये करंट हो गया। ठीक है, सी करंट किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स लग रहा है ये रहा फोर्स, वो कहां लग रहा है, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ, करंट, करंट कहां लग रहा है, वेस्ट, और फोर्स कहां लग रहा है, नॉर्थ साइड में अंदर। तो अब ये जो डायरेक्शन आई वो किसकी आई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है। ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड साउथ, नो, टुवर्ड्स ईस्ट, नो, डाउनवर्ड, नो, अपवर्ड, यस। क्या आया, ये आया आपके, तो आंसर आएगा अपवर्ड। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में आप बहुत ध्यान रखना इस बात का कि आप नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे मत लेना, डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आप इसको वेस्ट मान रहे हो इसको ईस्ट मान रहे हो तो आपके नॉर्थ ये और साउथ ए ऐसे लेके चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ द पेपर, कोई प्लेन ऑफ द पेपर है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इस तरफ चल रही है। इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स एज शोन, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या बता रखी, नीचे की तरफ बता रखी, और प्रोटॉन की डायरेक्शन ये इस तरफ बता रखी। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स का एक्सपीरियंस किस तरफ होगा, ये आपके ऑप्शन दे रखे कि फोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो किस तरफ होगा, तो आपको देखना है किस तरफ होगा। इसमें दो चीजें बता रखी और आपको फोर्स देखना है आपका किस तरफ होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है,
ये रहा m, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इस तरफ ही रखना है आपको, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि प्रोटॉन ऊपर की तरफ चल रहा है। अब प्रोटॉन ऊपर की तरफ चल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ऊपर की तरफ चल रहा है मतलब करंट ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। करंट प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी, वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ये कर लिया, करंट कर लिया ये सी, करंट एफ एम सी, करंट किस तरफ चल रहा है, ऊपर। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वही किसकी होगी, करंट की, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा यही रखना, ये रहा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रख दिया, करंट ऊपर रख दिया। अब ये फोर्स किस तरफ बता रहा है, किस तरफ बता रहा है, ये बता रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। मतलब ये जो प्रोटॉन है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। डन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का भी निकलना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो एज आई टोल्ड कि जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कभी भी बताएं तो आपको करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी, उसके ऑपोजिट। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। करंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ, मतलब वापस वही बात होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ये करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर, ये ऊपर होगी। और अगेन जो आपका फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इलेक्ट्रॉन पर भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और प्रोटॉन पे भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। आपका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला, फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। करंट फ्लो हो रही है ईस्ट टू वेस्ट, ये रही आपकी करंट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। वेयर विल बी, बेसिकली वेयर, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पे होगी। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अबाउ, बिलो, ठीक है, देख लेते हैं अपन। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फोर्स इंक्लूड नहीं है तो वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल, फाइन। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट जो फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। आपका जो थंब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, ठीक है। तो ये मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर एक हाथ में लिया, करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, मेरा जो थंब है वो डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ ये जो फिंगर रैप हो रही है वो किस तरफ हो रही है, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो आप क्या लग रहा है, जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और नीचे नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे क्या पूछा है कि वेयर विल बी नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट ऐसा कहाँ होगा जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ वाला पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है, वेस्ट, ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ऊपर जो ये कर्ल बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वो कहां से आ रही है, साउथ टू नॉर्थ। और नीचे आप देखोगे तो कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, फाइन। तो नीचे बता रही है नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन यही पूछा कि नॉर्थ टू साउथ किस जगह ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नॉर्थ टू साउथ होगी। तो ये बिलो द, डायरेक्टली अबाउ द वायर, नो, क्योंकि अबाउ द वायर तो क्या कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ बता रहा है, नीचे बता रहा है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि नॉर्थ इस तरफ है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली बिलो द वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए ह्यूमन आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए क्वेश्चन। इट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर क्या नियर पॉइंट है और ये इन्फिनिटी क्या है, फार पॉइंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में आइरिस का क्या फंक्शन है। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, क्या करता है, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, विच इन टर्न रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब क्या होता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, वो डिपेंड करता है, क्या करता है, प्यूपिल, प्यूपिल पे डिपेंड करता है। पर प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है आइरिस। तो क्या होता है, जब हम ब्राइट लाइट में, तेज लाइट में हम बाहर होते हैं, तब क्या होता है, आइरिस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। आइरिस एक्सपेंड करेगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा और लेस लाइट एंट्री करेगी। मतलब हमें धूप वगैरह में या ज्यादा लाइट में आंखों के अंदर इतनी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि प्यूपिल को स्मॉलर होना होता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइरिस। आइरिस क्या करेगा, आइरिस एक्सपेंड होगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, प्यूपिल विल बिकम स्मॉलर और लेस लाइट एंटर करेगी। और अगर हम डीम लाइट में है, कहीं पे अंधेरे में है जहां पर लाइट कम है, तो वहां पे क्या करेगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल एनलार्ज हो जाएगा और ज्यादा लाइट एंट्री करेगी। और दूसरा है रेस्पॉन्सिबल ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइज। तो लोगों की जो अलग अलग कलर की आंखें दिखती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, ठीक है, जो अलग अलग कलर्स की जो आंखें होती है वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ आइरिस का कलर ही ऐसा होता है। वो आइरिस के कलर की वजह से आइस की कलर हमें ऐसी नजर आती है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपोमेट्रोपी एंड हाउ
कैन इट बी करेक्टेड? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये आई के डिफेक्ट्स हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज़ है? जिसमें हमें पास की वस्तु जो होगी, पास का ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा, अच्छे से नहीं दिखाई देगा, दूर की चीज साफ साफ नजर आती है इसमें, ठीक है। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें आसानी से देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली, मतलब पास की चीजों को स्पष्टतया नहीं देख पाता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट जो होगा, नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो फार चला जाता है, ठीक है। नियर पॉइंट फार चला गया है, 25 सेंटीमीटर जो यहां से हम लोग रीड कर पा रहे थे, अब यहां से नहीं कर पा रहे, अब यहां से कर पा रहे हैं। तो नियर पॉइंट फार चला गया, दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटनेस। फाइन। तो नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। अब बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लियरली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड टू द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब क्या देखिए अब यहां से ये जो नियर पॉइंट है वो कहां चला गया? यहां। मतलब जो चीज यहां से इजीली पढ़ पा रहा था पहले, अब वो इजीली यहां से पढ़ पाएगा, ठीक है। लाइक एक चीज है जो यहां से व्हाइट मेट मुझे यहां से पहले इजीली दिखता था, अब यहां से दिखेगा व्हाइट मेट आराम से। तो मतलब जो नियर पॉइंट है वो यहां से क्या चला गया? फार चला गया। तो अब क्या होगा कि अब हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा कि अगर मैं चीज यहां से पढ़ूंगा तो वो कहां बनेगा? उसका इमेज वो बनेगा रेटिना के पीछे, ठीक है, एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ये रेटिना के पीछे बन रहा है। अगर वो चीज मैं यहां से पढ़ रहा हूं तो ये रेटिना पे नहीं बन रहा है, दैट इज द रीजन मैं इसको क्लियरली नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। यहां रखूंगा तो पढ़ पाऊंगा, ये रहा, क्योंकि ये जो है वो एग्जैक्ट रेटिना पे बन रहा है, आई एम एबल टू रीड। पर क्या हो गया इसमें? नियर पॉइंट फार चला गया। अब मैं उसको एग्जैक्ट नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर आना चाहिए, मैं वहां पे रख के अगर इसको रीड करता हूँ तो रीड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसकी इमेज कहां बन रही है? इसकी इमेज बन रही है अब यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए एक कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। कनकेव लेंस लगा देंगे। कनकेव लेंस क्या करेगा? देखिए आपने यहाँ पे कनकेव लेंस लगा दिया, तो जो रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे थी वो क्या होगी? कन्वर्ज कर देगा। ये कनकेव लेंस क्या करेगा? ये कन्वर्ज कर देगा। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड होके ज्यादा डाइवर्ज हो रहा था, वो पीछे की तरफ चल रहा था। तो उसने क्या किया? यहीं पे एक तो कॉन्केव लेंस ये रहा हमारी आंखों का, एक ये है, तो ये डबल कन्वर्ज कर देगा। तो हमारी जो यहां बन रही थी इमेज वो कहां बननी शुरू हो जाएगी? वो यहां बननी शुरू हो जाएगी। वो उसको क्या कर देगा? पहले ही थोड़ा सा आई लेंस में आने से पहले उसको थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी इमेज क्या बनेगी? रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगी। तो अब आप यहां से अगर आप वो जैसे चश्मे वगैरह पहनते हैं और फिर अब यहाँ से रीड कर रहे हैं तो अब रीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक लेंस लगा हुआ है, तो वो जो रे ऑफ लाइट होगी उसको यहाँ से कन्वर्जिंग कर देगा आई लेंस में जाने से पहले। तो करेक्शन के लिए क्या है? कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। एक बंदा है जो 2 मीटर तक की चीजें, डिस्टिंक्ट दूर की चीजें 2 मीटर के बाद वो नहीं देख पाता है, मतलब पास की चीजें देख पा रहा है। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग किस टाइप के लेंस की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले तो हम क्या प्रॉब्लम में देखते हैं कि उसके डिफेक्ट्स किस टाइप का है। तो क्योंकि वो क्या कर रहा है कि 2 मीटर के बाद की चीजों को वो डिस्टिंक्टिवली नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, इट मीन्स ही इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया। मायोपिया का इशू है। अब मायोपिया का इशू है, मायोपिया में किस लेंस से करेक्ट करते हैं हम लोग? वी यूज इट द कनकेव लेंस, राइट। अब देखें अब उसकी पावर क्या होगी। तो फर्स्ट देखो कि वो 2 मीटर तक की चीजें वो देख पा रहा है अच्छे से। इट मीन्स उसका जो फोकल लेंथ होगा, वो फोकल लेंथ हमें क्या मानना पड़ेगा? वो फोकल लेंथ हमें करना पड़ेगा 2 मीटर, ठीक है। उसका जो फोकल लेंथ होगा वो एफ जो होगा वो हमें करना पड़ेगा 2 मीटर। उसका जो फार पॉइंट है वो नियर आ गया है, तो उस फार पॉइंट को वापस क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो फोकल लेंथ हमें माननी पड़ेगी उसकी 2 मीटर, ठीक है। और वो 2 मीटर भी किस में होगी? माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं। कॉनकेव लेंस में अब हमें पता है पी क्या होता है। पी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1/f किस में है? -2 में है। अब आप देखिए, अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 0.5 डायप्टर। आंसर आ गया माइनस का 0.5 डायप्टर, ये रहा, ठीक है। Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? कि जो नॉर्मल आइज है वो 25 सेंटीमीटर से के करीब की चीजों को वो आराम से, मतलब इजीली क्लियरली क्यों नहीं देख पाती है?
द मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज रीच्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो अपने आंखों का जो नियर पॉइंट है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो कितना है? वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से अगर और क्लोजर आप ले जाएंगे तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी एडजस्टेड बिलो दिस मिनिमम लिमिट। तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, दैट इज द रीजन हम नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से दूर ले जाते हो तो जो इमेज बन रही है उसके डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई। आंखों में जो इमेज डिस्टेंस है उस पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, क्या इफेक्ट आएगा? द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ध्यान रखना कि आंखों में जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या होगी? वो अनचेंज रहती है। क्यों? क्योंकि एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जब हम इंक्रीज करते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज एडजस्टेड। तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? हमारी जो सीलियरी मसल्स होती है वो उसकी फोकल लेंथ को क्या कर देती है? एडजस्ट कर लेती है, सो दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना। और इमेज का बनेगा? ऑलवेज रेटिना पे बनेगा, और उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? हमेशा अनचेंज रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट के लिए स्काई का कलर डार्क क्यों नजर आता है, ब्लू नजर क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि हमें ब्लू नजर इसलिए आता है क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में हैं, हमारे चारों ओर एयर है, तो जो लाइट, जो कलर्स होगी, सनलाइट के जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वहाँ स्कैटरिंग होती है, ब्लू कलर की लाइट जो होती है बिखरती है, वो हमें इसलिए नजर आता है। अब यहाँ पर तो क्या है? एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या है? एयर ही नहीं है, वहाँ पे स्कैटरिंग ही नहीं होती सनलाइट की किसी प्रकार की, तो स्कैटरिंग है ही नहीं। दैट इज द रीजन स्काई अपीयर्स डार्क टू द एस्ट्रोनॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। क्यों नजर आता है वाइट? क्योंकि वो लीस्ट डिस्टेंस पे होता है और लाइट की लीस्ट स्कैटरिंग होती है, दैट इज द रीजन सन अपीयर्स वाइट। फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन मैंने अपने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया, इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल पर, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा रेनबो फॉर्मेशन बाय कपिल सर्च अल्फा साइंस, तो आपको ये मिलेगा, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें रेनबो फॉर्मेशन बता रखा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी बता रखा है, तो आपको ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं? रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स होती है तो रिफ्रैक्शन, वहाँ पे कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होता रहता है, इसलिए हमें स्टार्स कैसे नजर आते हैं? ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, काफी दूर भी है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं इसलिए। डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो रेड कलर की लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटर करेगी स्मोक में भी और फॉग के टाइम में भी। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट एंटर्स आई। तो हमारी आंखों में जब लाइट पहुंचती है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाता है? ये आउटर सरफेस पे हो जाता है। कहाँ पे? कॉर्निया के आउटर सरफेस पे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कंसेप्ट है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। को देखने के लिए जो हमारी सीलियरी मसल्स होती है वो क्या करती है? सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो हमारा आई लेंस होगा उसका क्या होगा? आई लेंस का कर्वेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये कर्वेचर बढ़ने का मतलब ये इस टाइप का है, और ये कर्वेचर, इसका कर्व बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ गया तो ये लेंस कैसा हो गया? थिक हो गया। थिक होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा। सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, लेंस बिकम थिकर और फोकल लेंथ डिक्रीज। फार ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं? तो सीलियरी मसल्स क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स हो जाएगी तो जब ये इसकी साइज क्या हो जाएगी? कर्वेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कर्वेचर का कम होने का मतलब ये कि ये कर्वेचर ज्यादा है और ये अब क्या हो गया? कर्व कम हो गया। कर्व कम होगा तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमें फार ऑब्जेक्ट इजीली दिखने लग जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। हो सकता है इसमें से कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ ले, आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज का। फिजिक्स और न्यूमेरिकल ना पूछें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या है, सारे फॉर्मूलेज प्रॉपर्ली एक जगह पे तैयार होने चाहिए। आपके माइंड में भी कहीं पे लिख के रखो, बहुत अच्छे से तैयार करो। एग्जामिनेशन में आपको क्या होने चाहिए? वो याद आ जाने चाहिए। तो आप है ना उसको सीक्वेंस वाइज जैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अपन शुरू करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। देन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, ये इंटर रिलेटेड हो सकता है आपस में। उसके बाद जो है ओम्स लॉ में आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और उसके बाद हो गया आपके बहुत सारे हैं, उसमें से हो गया P इज इक्वल टू वी आई, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर इसको V की जगह पे मैं आई आर लगा दूं तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, ये आई स्क्वायर आर भी हो सकता है।
या फिर आई की जगह मैं वी की वैल्यू रखूंगा, मतलब आई की जगह ये वी अपन आर रखूँ तो वी स्क्वायर अपन आर, ये भी हो सकता है, ये आपको देखना है। उसके बाद हीट का आता है एक एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए आपको एनर्जी कितने टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके लेंस वाला चैप्टर है उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेंस फॉर्मूला लगा रखा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बस। फिर इसमें ही आपके मैग्नीफिकेशन का है, तो उसमें ये हो जाएगा आपके मिरर फॉर्मूला हो गया। अब आपके लेंस फॉर्मूले की बात करें तो उसमें ये हो जाएगा, उसमें भी मैग्नीफिकेशन है, हो गया ये लेंस, ये हो गया मिरर। फिर एक और दे रखा है E इज इक्वल टू 1/f। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में तो आपको बस नॉर्मल सी दो चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फार्मूलाज भी नहीं है। आप एक के बाद एक सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे तो आपको सबको लगेगा कि इंटर रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और न्यूमेरिकल आए तो आपको सबसे पहले लिखना है गिवन क्या चीज़ दे रखी है, उसको अच्छे से पहचानना है, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना है, आप उसे अच्छे से देखिए गिवन कि क्या दे रखा है, सबसे पहले दे क्या रखा है वो हमें पता होना चाहिए, और लास्ट में हमें पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। फॉर्मूलाज अपने आप बन जाएगा, अपने आप दिमाग से सेट हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इन सब की एसआई यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। जैसे एम्पियर हो गया, कूलॉम हो गया, सेकंड हो गया, वोल्ट हो गया, जूल हो गया, कूलॉम हो गया, ठीक है, ओम हो गया, ये जूल हो गया, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। जैसे रे डायग्राम्स, आप रे डायग्राम्स अच्छे से तैयार कीजिएगा। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब की जो भी रे डायग्राम्स है उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सीख जाओगे आप देखोगे तो। देन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए वही है, जो लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला, वो बहुत ही छोटे से फार्मूले हैं जिनको यूज़ करना आपको आना चाहिए। प्लस माइनस का इशू होता है बच्चों में, और आप उसको थोड़ा सा तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांस रहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि डिफरेंस तय करता है जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उनमें, और लगभग मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनको नहीं करते हैं, और जो 99 प्लस या 98 वाले होते हैं उनको जरूर कर पाते हैं। देन विजन डिफेक्ट्स हर साल आता ही है। पावर ऑफ अकोमोडेशन पूछा जा सकता है, रेनबो फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट पूछा जा सकता है। इनके ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, लाइट के जितना भी फिनोमिना है उनके ऊपर, और ये जितने भी रे डायग्राम्स है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब के बहुत अच्छे अच्छे से डायग्राम बना के एक चीज स्पेसिफिकली समझा रखी है मैंने। ओम स्लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। वीआई ग्राफ, आईवी ग्राफ, स्लोप रेजिस्टेंस को लेके पूछेंगे, वीआई ग्राफ बनाएंगे, आईवी ग्राफ बनाएंगे, और रेजिस्टेंस पूछेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है, कर्व बना देंगे इस टाइप का, ठीक है, वो भी है। सर्किट डायग्राम और न्यूमेरिकल, सर्किट डायग्राम में आपके जो सीरीज और पैरेलल में आपके कॉम्बिनेशन दे देंगे, और आपको पूछेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, या फिर उसमें से किसी एक का बोलेंगे कि उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। देन सर्कुलर लूप और सोलेनोइड, इन दोनों में से एक इस बार आने के ज्यादा चांस है, तो आप तैयार करना सर्कुलर लूप या सोलेनोइड। देन डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर भी मैंने डायग्राम्स बना के बहुत अच्छे से एक एक तरह से समझा रखा है, राइट हैंड थंब रूल को और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हुए कि डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे। आप बिल्कुल चेक कीजिएगा, इनको व्यवस्थित ढंग से आराम से पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा आता है इसमें से क्वेश्चन, और इस बार भी आने के चांस है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको खाली रीड करना अच्छे से, उसका जो डायग्राम पीछे बना रखा है एनसीईआरटी ने वो आप अच्छे से पढ़ लेना। तो फिजिक्स बेसिकली पूरी तरीके से क्या है, कंसेप्चुअल है। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो मार्क्स कहीं से भी कटने के चांस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपकी मैथमेटिक्स खराब है, ठीक है। इसमें इतनी कोई टफ मैथमेटिक्स भी नहीं, कोई बड़ा एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता कि पॉइंट्स में बहुत ही डेप्थ में जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ऐसा इजी ही देते हैं, जो वैल्यूज देते हैं जिसको आप इजीली कर सको। तो आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाइए, पूरी मेहनत लगाइए, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि फिजिक्स में क्या होगा, क्या कैसे होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा जो है वो सब क्या है, वो ऊपर वाले के हाथ में। तो हमें अपना 100% देना है और हमें अपनी मेहनत करनी है। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के और वीडियोस बनाए हैं मैंने आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर उनको चेक कर लीजिएगा, एक बार आप देख के जाइएगा उसमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।